गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं 30 अक्टूबर के दिन देश और दुनिया के इतिहास में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानेंगे। 30 अक्टूबर के दिन 1611 में 30 अक्टूबर के दिन गुस्टाफ द्वितीय एडोल्फ 17 साल की उम्र में स्वीडन के राजा बन गए थे। सन 1925 में पहली बार लंदन में टेलीविजन ट्रांसमिशन चालू हुआ था, 30 अक्टूबर 1925 को। 30 अक्टूबर 1960 को पहली बार एक जिंदा इंसान को किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया गया था। पहली बार ये हुआ था जब किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था। 1960 में ये कारनामा किया गया था हमारे डॉक्टर्स की तरफ से। आगे बात करेंगे, सन 1990 में भारत के मशहूर एवं लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा की मृत्यु हुई थी। सन 2008 में गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में श्रेणीबद्ध धमाके हुए थे, जिसमें लगभग 66 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत बड़ा धमाका हुआ था। लगातार एक एक करके गुवाहाटी के कई हिस्सों में, असम के भी कई हिस्सों में लगातार धमाके हुए थे, जिसमें 66 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे 2008 में, 30 अक्टूबर को। चलिए, तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। चलिए, इसका आंसर आप मुझे गण में दीजिए, क्या रहने वाला है। किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति के मामलों की प्रमुख हैं अंकी दास, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारी क्लास रेगुलर होती है, रोज़ सुबह 5 से 6 के बीच में हमारी क्लास रेगुलर रहती है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के क्विज आपको लेकर आता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर आते हैं तो प्लीज़ इनके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट में देते चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति के प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बताना है कि वो किस सोशल मीडिया कंपनी की प्रमुख थी। चलिए, इसका आंसर है फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंकी दास नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मामले में कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने को लेकर विवादों में रही थी। फेसबुक के भारत में प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने ईमेल के जरिए बयान में कहा कि अंकी दास ने फेसबुक में अपने पद से हटने हटने का निर्णय किया है। उन्होंने जन सेवा में अपनी रुचि के अनुसार काम करने के लिए यह कदम उठाया है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे कि फेसबुक में हेट स्पीच या हेट जो मैसेजेस हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। किसी भी शो से, किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हो गया या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ लगातार लोग मैसेजेस डाला करते थे, पोस्ट डाला करते थे, हेट पोस्ट डाला करते थे। उससे क्या था, फेसबुक की साख पर फर्क पड़ रहा था। इसको देखते हुए लगातार शिकायतें जा रही थी भारत की तरफ से कि फेसबुक में नफरत फैलाने वाली जो टिप्पणियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसको रोकने के लिए, जो कि ये इनकी प्रमुख थी तो उसके ऊपर इनकी जिम्मेदारियां आ रही थी, इसको देखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए, आगे बात करेंगे, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? चलिए, इसका आंसर दीजिए आप। ऑप्शन है चीन, ताइवान, इराक या फिर पाकिस्तान। चलिए, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में।
चलिए, इसका आंसर है ताइवान। अमेरिका ने ताइवान को हार्पून मिसाइल देने का निर्णय किया है। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित नए हथियारों की बिक्री पर ताइवान ने कहा कि चीन से बढ़ते खतरे के बीच उसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय होगी। हार्पून मिसाइल पोतों और भूमि पर लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। बोइंग ने कहा कि यह मिसाइल 500 पाउंड आयुध ले जाने में सक्षम है। यह तटीय रक्षा स्थलों, सतह से वायु पर मिसाइल स्थलों, विमानों, बंदरगाहों में, पोतों में या और औद्योगिक केंद्रों पर निशाना साधने में सक्षम है। तो यहाँ पर ताइवान को हार्पून मिसाइल देने की यहाँ पे डील की गई है, जिसके प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं कि हार्पून मिसाइल जो है ये भूमि पर, जल पर, सभी जगह पर हमला कर सकती है और साथ ही साथ में ये मिसाइल 500 पाउंड तक की आयुध मतलब विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये तटीय रक्षा स्थलों, सतह से वायु पर मिसाइल दागी जा सकती है, विमानों पर, बंदरगाहों पर, पोतों पर, औद्योगिक केंद्रों पर भी निशाना साधने में सक्षम है। तो ये बहुत अच्छी एक हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, जिसको ताइवान को देने के लिए मंजूरी की गई है अमेरिका ने 2.37 अरब डॉलर पर। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 30 नवंबर या फिर 25 दिसंबर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए इसका आंसर है 30 नवंबर। कोरोना महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था वह 30 नवंबर तक 2020 तक प्रभावित रहेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह के विशेष इजाज़त, अनुमोदन या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ऑप्शन है 30, 12, 25 या फिर 18। कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है एनएसए की तहत। दोस्तों निवेदन है आपसे, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते चलिए और साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। और इसके अलावा आपको अगर कुछ और सुझाव देना है कि मैं इसमें कुछ और क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको डेली का आपको बताता हूँ कि आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी वो बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पे 18। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए 18 और आतंक व्यक्तियों को आज गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज़ क्या मिल गई है, गैर कानूनी गतिविधियों का निवारण अधिनियम जो है 1967 जो है, इसके तहत हम किसी भी कुख्यात अपराधियों को, जिन्होंने अपराध बहुत ज़्यादा किए हैं और वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा दोषी कहलाते हैं, उनको हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई सूची में 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अतहर और यूसुफ अजहर भी शामिल हैं। इसके पहले केवल संगठनों को इसके तहत आतंकवादी घोषित किया जाता था। तो यहाँ पे
काम की चीज़ हमको क्या मिली है कि इसके पहले क्या था कि जो आतंकवादी संगठन थे या जो संगठन थे, छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे या बड़े संगठन हुआ करते थे, उनको आतंकवादी घोषित किया जाता था। परंतु अब यहाँ पर इस नियम के अनुसार इस बार क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है उनको हम आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। जो अपराधी हैं, जैसे कि यहाँ पे 1999 में 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को अपहरण करने वाले जो अब्दुल रऊफ असगर थे, इब्राहिम अतर, यूसुफ अजहर, ये सब जो हैं इनको हमने आतंकवादी घोषित किया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है दिल्ली के हैदराबाद हाउस में? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। भारत और अमेरिका ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सारे हम इसी वीडियो में लास्ट में आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? कि वो लगातार बीमार चल रहे थे, उनको लगा कि अब मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। उन्होंने कहा कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सन 2040, सन 2050, सन 2030 या फिर सन 2025। कब तक जापान शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लेगा, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर है सन 2050। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनका देश सन 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले संसद सत्र में सुगा ने यह घोषणा की कि उन्होंने टिकाऊ अर्थव्यवस्था को देश की विकास रणनीति का मजबूत स्तंभ बनाने पर बल दिया है और उन्होंने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। तो उनका मेन मोटो, यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि हम हरित अर्थव्यवस्था पर बल देंगे और जिसको देखते हुए हम 2050 तक अपने आप को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो हासिल करने में सक्षम बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सन 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है आपका तन्मय मनोज श्रीवास्तव, MS धोनी, शिखर धवन या फिर अजीत चंदीला। चलिए इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। सन 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता रहे टीम के हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है? चलिए इसका आंसर है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले जिसमें 4,918 रन बनाए। साथ ही उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच और 34 T20 खेले। उन्होंने IPL इंडियन प्रीमियर लीग जिसको बोला जाता है भी खेला, जहां पे उन्होंने किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और कोच्चि टस्कर्स केरल का प्रतिनिधित्व किया है। किस एयरलाइंस ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन है आपका विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया या फिर स्पाइसजेट। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए।
किस एयरलाइंस ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरुआत की है? कौन सी एयरलाइंस है जो अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 का परीक्षण कराने का जिम्मा उठा रही है, सुविधा देगी? आपको बताना है। ऑप्शन है विस्तारा एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर स्पाइसजेट एयरलाइंस। चलिए, इसका आंसर है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपने यात्रियों के लिए वीएफएस ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत की है। एयरलाइंस ने बताया कि यात्री आपके द्वारा सेवा का इस्तेमाल घर सहित अपनी पसंद के स्थान पर नमूने दे सकते हैं। कहीं पर भी जाकर वो अपने नमूने दे सकते हैं। आप घर पे भी फ़ोन करके बुलाएंगे, वो घर से नमूने ले सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो अपने पसंद के स्थान पर जाके आप नमूने दे सकते हैं। इससे इसने बताया साथ ही साथ कि जांच के समय के लिए समय बुकिंग सेवा जो है वीएफएस ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। तो वीएफएस ग्लोबल जो कंपनी है, ये टेस्टिंग के लिए जो समय और जो बुकिंग करने वाला काम जो कर रही है, वो कौन कर रही है? वीएफएस ग्लोबल कर रही है। और इन दोनों का यहाँ पे संयुक्त रूप से इन्होंने ये चुना है कि हम कोविड-19 का परीक्षण करेंगे अपने यात्रियों के लिए, अगर वह चाहते हैं तो। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? इसके पहले भारत में हींग की खेती नहीं की जाती थी। आपको बताना है किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की गई है। चलिए, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के किसानों ने इतिहास रचते हुए पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। भारत में दुनिया में तैयार होने वाली हींग की करीब 50% खपत होती है। भारत में हींग प्रमुख मसालों में से एक है और यह भारत में उच्च मूल्य की एक मसाला फसल भी है। हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल नल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा या फिर गुजरात। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हाल ही में कौन सा जो प्रदेश है, कौन सा राज्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% जल नल के जल को मुहैया कराने वाला बन गया है? चलिए, आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए, इसका आंसर है गोवा। गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब तक जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति सुविधा मिल रही है। सरकार की जल जीवन मिशन का लक्ष्य सन 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। तो यहाँ पे इनका लक्ष्य है कि हम सन 2024 तक सभी गांवों में पाइप के थ्रू नल का जो पानी है हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पे 2.3 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति करने की व्यवस्था कर दी है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा आज के करंट अफेयर्स की क्विज हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स। भारत और अमेरिका ने किए बीईसीए समझौते पर हस्ताक्षर। अब ये बीईसीए क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अक्टूबर सन 2020 को 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में बीईसीए समझौते, भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता ये होता है, पर हस्ताक्षर किए। यह बीईसीए समझौता भारत को अत्यंत सटीक भू स्थानिक डाटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे आगे कई सैन्य अनुप्रयोग भी होंगे। यह घोषणा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर के बीच एक बैठक के बाद की गई, जो अमेरिकी विदेश सचिव माइकल पोम्पेओ के साथ भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारत में दौरा करने के लिए आए थे अमेरिका के मंत्री, विदेश मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइकल पोम्पेओ, ये दोनों आए थे। किस चीज़ के लिए? 2+2 वार्ता होनी है भारत और अमेरिका के बीच में। हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों के बीच में 2+2 की जो वार्ता होनी है अमेरिका और भारत के मंत्रियों के बीच में, ये किस चीज़ के लिए? बीईसीए के समझौते पर की गई है। बीईसीए क्या है? भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग पर समझौता। अब ये बीईसीए होता क्या है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये आपसी भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग साझा
समझौता जो है BECA मुख्य रूप से अमेरिकी रक्षा विभाग की नेशनल जियो स्पेशलिस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की रक्षा मंत्रालय के बीच प्रस्तावित एक संचार समझौता है। ये टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन समझौता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो अपने देश के और उनके देश के जो भी जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम साझा करके दोनों हम सहयोग करके आगे बढ़ें, ये हमने समझौता किया। यह समझौता भारत और अमेरिका को महत्वपूर्ण सैन्य सूचनाओं जैसे कि उन्नत उपग्रह और स्थलाकृतियों डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा, जिसमें नक्शे, समुद्री और वैमानिक चार्ट और भूभौतिकी, भूचुंबकीय एवं गुरुत्वाकर्षण डाटा भी शामिल होंगे। यह BECA समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित 4 मूलभूत समझौतों में से अंतिम है। तो यहाँ पे 4 मूलभूत समझौते किए गए हैं। हम चारों हम देख रहे हैं। पहला तो हमने देख लिया। चौथा वाला कौन सा, जहाँ पे हमने देखा क्या, BECA के समझौते किए गए हैं। अब 3 कौन से थे वो भी देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए 3 अन्य समझौते कौन से हैं? सन 2002 में हुआ सामान्य सुरक्षा के लिए सैन्य सुरक्षा समझौता GSOMIA, इसका एक अनुवर्ती विस्तार समझौता औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध ISA वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किया गया था। सन 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये भी किया गया था। सन 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता हुआ था। इस BECA समझौते का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच भूस्थानिक सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। यहाँ पे लगातार अभी सब जगह पे कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसी बीच में आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो लगातार युद्ध कर रहे थे। अब परंतु यहाँ पे इनके बीच में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। इसको देखेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान 26 अक्टूबर सन 2020 को नारगोनो काराबाख संघर्ष में मानवीय संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए सहमत हुए। यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके आर्मेनिया प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को आधी रात से संघर्ष विराम का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए सहमत होने के लिए बधाई भी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के अनुपात के मुताबिक हफ्तों चलने वाली इस लड़ाई में अब तक लगभग 5,000 लोग मारे गए हैं। इन दोनों पूर्व सोवियत गणराज्यों आर्मेनिया और अजरबैजान ने बार-बार वार्ता के लिए कभी अंतर्राष्ट्रीय कार्लो और नारगोन काराबाख के विवादित क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई को रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके पहले फ्रांस द्वारा शुरू की गई युद्ध विराम वार्ता और रूस द्वारा दूसरी बार शुरू की गई युद्ध विराम वार्ता को पहले ही तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर लगातार फ्रांस और रूस दोनों यहाँ पे युद्ध विराम के लिए वार्ता कर रहे थे कि भाई आप युद्ध मत करिए, परंतु हर बार ये उसको तोड़ दिया करते थे। युद्ध विराम की बातें उन्होंने नहीं मानी, परंतु इस बार अब युद्ध विराम उन्होंने कर दिया है। चलिए बात करते हैं। रूस और फ्रांस ने भी हस्तक्षेप किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके फ्रांसीसी समकक्ष एमेनुएल मैक्रोन ने 1 अक्टूबर सन 2020 को जाती आर्मेनिया सेना और अजरबैजान के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया था। OSCE मिस्कान समूह, रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने OSCE मिस्क समूह की स्थापना सन 1992 में यूरोप में आयोजित एक सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन में की गई थी, जो कि नारगोनो काराबाख पर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव की पेशकश करने के लिए हुआ था। संघर्ष क्षेत्रों में मार्शल लॉ भी घोषित कर दिया गया है। अजरबैजान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित किया है, जबकि आर्मेनिया ने इसे पूरे देश में घोषित कर दिया है। विवादित क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के कारण के बाद आर्मेनिया ने भी इस क्षेत्र में अपनी पुरुष आबादी जुटाई है। अब ये जो संघर्ष हो रहा था इसको भी देख लेते हैं कि क्यों लड़ रहे थे। आर्मेनिया और अजरबैजान लगभग 4 दशकों से दक्षिण काकेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भूमि के एक टुकड़े नारगोनो काराबाख पर संघर्ष में उलझे हुए हैं। ये विवाद पहली बार वर्ष 1988 में शुरू हुआ और बीते वर्षों में इसके बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। एक गंभीर शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ और दोनों गणराज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को भी बहुत प्रभावित किया है। बिश्केक प्रोटोकॉल क्या है इसको देख लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान का संघर्ष 1990 के दशक में शुरुआत हुई थी। सशस्त्र झड़पों में हजारों लोगों की मौत के साथ ही शुरू हो गया था और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस द्वारा मध्यस्थता से युद्ध विराम किया गया था।
हालांकि बिश्केक प्रोटोकॉल दोनों पक्षों के लिए एक स्थायी शांति प्रक्रिया बदलने में विफल रहा, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से सन 2008, 2016 और फिर 2020 में कई बार संघर्ष विराम कॉल का उल्लंघन होता रहा। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।